गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यानी अपनी जो कक्षा 9 का जो पाठ्य पुस्तक है अपनी, यानी भारत और समकालीन विश्व, उसी में हम यानी नात्सीवाद क्या पढ़ रहे हैं, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इससे जस्ट पहले जो क्लास हुई थी यानी इसके पहले वाली, उसमें हमने देखा था कि बच्चों के प्रति यानी हिटलर का क्या दृष्टिकोण था। ठीक है, अब जब बच्चों के प्रति हिटलर का दृष्टिकोण है तो बच्चों की माँ के प्रति यानी मातृत्व जिसे बोल सकते हैं, मातृत्व के प्रति यानी हिटलर का क्या दृष्टिकोण रहा होगा, कैसे कैसे यानी कौन सी माताओं को ज़्यादा वो प्रमुखता देता था, कैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता था। तो आज की जो अपनी क्लास है वो स्पेशल तौर पे यानी इससे मातृत्व पर है। किस पर? यानी मातृत्व पर यानी दृष्टिकोण किसका? हिटलर का। ठीक है, या नात्सी का, या नात्सी संगठन का, या नात्सियों का मातृत्व के प्रति क्या दृष्टिकोण था, इसी पर आज की अपनी ये क्लास से रहेगी। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये देखो, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? इस चित्र में ये हिटलर के साथ आपको गांधी जी दिख रहे हैं। इसका मतलब ये गांधी जी भी हिटलर से जरूर मिली होंगी। ठीक है, तभी तो इनका चित्र दिखाया गया है, समझ गए? यानी गांधी जी की और हिटलर की मुलाकात शायद हुई होगी, इसीलिए गांधी जी को बीच में दिखाया गया है। हो सकता है कि भारत की स्वतंत्रता समय जब हिटलर का दूसरा जो विश्व युद्ध के बाद में हिटलर जब आत्महत्या कर लेता है 1945 में और भारत 1947 में आज़ाद होता है, तो शायद उस युद्ध के दौरान यानी कुछ मुलाकातें हुई होंगी, यानी किसकी? गांधी जी की। तभी तो गांधी जी को बीच में दिखाया गया है। तो हम चलो वो टॉपिक हम इसको छोड़ते हैं गांधी जी को, और अब यानी मातृत्व के प्रति हिटलर का क्या दृष्टिकोण है, तो शुरुआत करते हैं। तो कहने का मतलब मातृत्व की नात्सी सोच, वही हो गया नात्सी सोच, यानी हिटलर की सोच कि नात्सी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यही बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर, कि औरत होती है वो बुनियादी तौर पर उसकी जो बनावट यानी भगवान ने उसकी जो बनावट की है उस तौर पर वो मर्दों से भिन्न होती है, मर्दों से वो अलग होती हैं। बच्चों को सिखाया जाता था, समझ गए? यानी यह जहर जो असमानता का यानी यानी जो औरत और मर्द के बीच में जो असमानता का जहर उन बच्चों को छोटी उम्र में ही सिखा दिया जाता था। उन्हें यह समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, कि औरतें हैं जो मर्दों के बराबर समान अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं वो गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। और इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था बच्चों को, समझ गए? कि बच्चों को यानी पत्थर दिल, मर्दाना और यानी उनको आक्रामक, ये सब उनको सिखाया जाता था। जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना। लड़कियों को सिर्फ ये सिखाया जाता था कि उनको एक अच्छी माँ बनना है और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है। कौन से बच्चों को? जिन शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। यानी देखो क्या विचारधारा थी। इस विचारधारा से आपको पता चल गया होगा कि लड़कों को क्या सिखाया जाता था और लड़कियों को क्या सिखाया जाता था। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, यानी नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, समझ गए? कि आप यहूदी पुरुष से शादी न करके एक जर्मन आर्य से ही शादी करोगी। ठीक है, यानी नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने और घर संभालने और बच्चों को यानी नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व यानी उन्हीं को सौंपा गया। किनको? इन महिलाओं को ही सौंपा गया। आर्य संस्कृति और नस्ल की यानी ध्वजावाहक वही थी। कौन? यानी आर्य जो संस्कृति है और आर्य जो नस्ल है उसकी जो ध्वजावाहक कौन है यहाँ पर? ये औरतें ही। किनको कहा गया है? ये औरतों को कहा गया, या उन बच्चियों को कहा गया है जो आगे चलकर क्या बनेंगी? यहूदी, यानी एक औरत बनेगी, यानी जो एक जर्मन आर्य बनेगी। समझ गए? सॉरी मैंने अगर बीच में अगर यहूदी बोल दिया तो ठीक है। यानी
उन्हीं सौंपा जाया। ये आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजावाहक कौन है यहाँ पर? वही जो जर्मन आर्य वाली बच्चियां, ठीक है, जो कल क्या बनेंगी, जो कल की यानी माता बनेगी। अब 1933 में हिटलर ने क्या कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है वो है माँ। क्या है? माँ है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था, यानी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था, अलग अलग उनके साथ बर्ताव होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, अवांछित यानी नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें दंडित किया जाता था। क्या किया जाता था? उन्हें दंडित किया जाता था। जबकि नस्ली तौर पर जो वांछित बच्चे यानी जो वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। देखो, यहूदी और ये कौन जो जर्मन आर्य थे, इनमें भेद करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इनकी यानी इनके शकल, इनके जो चेहरे और इनके शरीर की जो बनावट थी वो सेम जर्मन आर्य और यहूदी यानी सेम दिखते थे, ठीक है। तो यानी वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे, ठीक है। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, यानी जो वांछित बच्चे जन्म देती थी, यानी जो जर्मन आर्य बच्चों को जन्म देती, उन माताओं को विशेष सुविधाएं दी जाती थी। दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी, समझ गए। और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। क्या मिलते थे? यानी जो अगर उनको थिएटर में जाना, कोई फिल्म देखनी है या फिर उनको रेलगाड़ी में सफ़र करना है तो उनको टिकट भी सस्ते में मिलती थी, ठीक है। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही मेडल, तमगे यानी मेडल देने का इंतजाम किया था, जिस तरह से तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। जैसे कोई सिपाही विशेष युद्ध में विशेष प्रदर्शित करता है, अपना कौशल दिखाता है, तो उसको एक मेडल दिया जाता है। तो उसी प्रकार का मेडल यानी हिटलर उन माताओं को देता था जो वांछित जर्मन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जन्म देने वाली माताओं को, ठीक है। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, ध्यान देना, देखो, जो 4 बच्चे पैदा करती थी जो माँ, उसको तो कांसे का मेडल, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का, और 8 बच्चे या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। इसका मतलब जो महिला 8 जो जर्मन आर्य बच्चों को जन्म देती थी, उसको यानी उस नाज़ी समुदाय में उसका विशेष स्थान होता था, उसका ज़्यादा सम्मान होता था। तो ये थी यानी विचारधारा। देख लो आपके सामने किस प्रकार से हिटलर की विचारधारा है। यानी जो कम बच्चे पैदा करने वाली, 4 बच्चे पैदा करने वाली उसको कांसे का, 6 पैदा करने वाली को 6 यानी आपका चांदी का, और 8 बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा या सोने का मेडल दिया जाता था हिटलर के द्वारा। अगर बात की जाए तो निर्धारित आचार संहिता, अगर जो आचार संहिता का मतलब जो नियम बने थे महिलाओं के लिए, उसको अगर उसका कोई महिला उल्लंघन करती है, ठीक है, तो यानी आर्य औरतों की, यानी उल्लंघन करने वाली कौन सी औरतें हैं ये? आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी, समझ गए। उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके, उनके सिर के बाल काट करके और मुंह पर कालिक पोत करके और उनके गले में तख्ती लटकाकर, क्या लटकाकर? तख्ती, ऐसे वो लटकाकर उसको पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी जो तख्ती है उस पर लिखा होता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। क्या किया है? मैंने राष्ट्र का जो सम्मान है उसको मलिन किया है, यानी मैंने राष्ट्र का अपमान किया है, एक तरह से, समझ गए। यानी महाराष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी जा गई, बल्कि उनसे तमाम जो नागरिक सम्मान उनको दिया गया था और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। कौन सी औरतें हैं ये? जो आर्य औरतें हैं, जो आचार संहिता का क्या करती हैं? उल्लंघन करने वाली औरतें हैं ये, ठीक है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो कहने का मतलब ये हमें जानकारी मिलती है, यानी न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में औरतों को संबोधित करते हुए
8 सितंबर और 1934 को हिटलर ने क्या कहा था। यहाँ पर कोई सभा को संबोधित करा हिटलर, उसका ये एक अंश है इसमें लिया गया है कि हम इस बात को अच्छा नहीं मानते हैं कि औरतें मर्द की दुनिया में उसके मुख्य दायरे में दखल दें। समझ गए? यानी वो बोलता है कि मेरा मानना है, हिटलर का मानना है कि औरत है वो अपनी सीमा में रहें, अपने दायरे में रहें। ठीक है, यानी वो औरतें मर्द की दुनिया में उनके मुख्य दायरे में दखल न दें। हमारी नज़र में ये कुदरती बात है कि ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग अलग हैं, औरतों की दुनिया और पुरुषों की दुनिया। जिस तरह मर्द अपने साहस के रूप में युद्ध के मोर्चे पर अपना यानी सब कुछ न्योछावर कर देता है, उसी तरह औरतें अपने अनंत यानी आत्म बलिदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती है। दोनों अलग अलग। ठीक है, हर बच्चा जो औरत संसार में लाती है वह उसके लिए एक युद्ध ही है। क्या कहा है कि जो बच्चा यानी जो औरत है, जो बच्चा संसार में लाती है वो एक तरह से उसके लिए क्या है, एक युद्ध है। बच्चे का जन्म करना यानी बच्चे का जन्म देना एक औरत के द्वारा, वो एक औरत को एक नया जीवन ही यानी प्रदान करता है, यानी इस औरत का एक नया जन्म ही होता है। तो हिटलर ने भी ये कहा है कि वह एक उसके लिए एक युद्ध ही है, अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरत द्वारा छेड़ा गया युद्ध। ठीक है, ये किसके विचार हैं? ये हिटलर के विचार हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट तो कहने का मतलब कि प्रचार की कला, प्रचार किस प्रकार से होता था, देखो ध्यान देना, प्रचार की कला यानी नाज़ी शासन में भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया गया। समझ गए? यानी भाषा का और मीडिया का, इन दोनों का ही बड़ी ही होशियारी के साथ इसका इस्तेमाल किया गया और उसका जबरदस्त फायदा उठाया। किसका? मीडिया का और भाषा का। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए थे वह न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहलाने वाले शब्द थे। समझ गए? भ्रामक की नहीं थे, जो दिल को भी क्या करते थे, दहला देते थे। समझ गए? नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। क्या नहीं किया? कि हत्या और मौत जैसे शब्दों का कभी भी इस्तेमाल नाज़ी लोगों ने नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में। देखो सामूहिक जब हत्या करते थे तो उनके लिए क्या लिखा कि अंतिम समाधान। क्या लिखा है? अंतिम समाधान ही यहूदियों के संदर्भ में। यूथेनेजिया यानी विकलांगों के लिए, जो विकलांग थे उनके लिए उन्होंने कौन सा शब्द यूज किया है, यानी जर्मनी के लोगों ने या नाज़ी लोगों ने यूथेनेजिया। ठीक है, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इक्वेक्यूशन, ध्यान देना, इवेक्यूशन यानी खाली कराना। इवेक्यूशन खाली कराने का अर्थ से था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। देखो लोगों को गैस चैम्बर में ले जाने को क्या बोला जाता था वहां पर? इवेक्यूशन। क्या बोला जाता था? इवेक्यूएशन। समझ गए? इसका मतलब था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना था। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र, यानी यहाँ पर संक्रमण से क्या मिल जाती थी? मुक्ति मिल जाती थी। उन क्षेत्रों को क्या कहा है? गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा है, यानी जर्मन मीडिया में और भाषा में। ठीक है, गैस चैम्बर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फुहारे भी लगे होते थे। गैस चैम्बर थे क्या थे? यानी ऐसे लगते थे, यानी क्या है? स्नानघर है यानी बाथरूम है और बाथरूम में जैसे फुहारा लगा रहता तो उसमें नकली फुहारे भी लगे रहते थे। अगर हम बात करते हैं तो एक स्रोत से हमें जानकारी मिलती है, वो है यानी आपका न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में 8 सितंबर 1934 का ही, यानी हिटलर ने यह भी कहा रहा था। क्या कहा रहा था? यानी क्या कहा हिटलर ने यहाँ पे कि औरत किसी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तत्व है। यानी किसी भी समुदाय में के संरक्षण यानी किसी भी समुदाय का अगर रक्षा करनी है, संरक्षण करना है तो उसमें औरत है वो सबसे स्थिर तत्व है। उसे इस बात का सबसे अच्छी तरह पता होता है कि अपनी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। समझ गए? क्योंकि उसी के बच्चे हैं जो इसी सारी पीड़ा से सबसे पहले प्रभावित होंगी। समझ गए?
इसलिए हमने नस्ली समुदाय के संघर्ष में औरत को भी वही जगह दी है जो प्रकृति और नियति के अनुसार है। ये भी यानी हिटलर के द्वारा ही यानी 8 सितंबर और 1934 में हिटलर ने यानी औरतों के बारे में कहा है। अगर हम बात करते हैं तो शासन करने के लिए यानी शासन के लिए यानी कहने का मतलब यानी समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया। समझ गए? जो मीडिया थी वहाँ की जर्मनी की जो मीडिया थी उसका बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। समझ गए? यानी यहाँ पर क्या हासिल करने के लिए? विश्व संबंध यानी समर्थन यानी और देशों का समर्थन हासिल करने के लिए, वहाँ के जर्मनी के लोगों का ही समर्थन हासिल करने के लिए वहाँ पर जो मीडिया थी उसका बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों में, रेडियो पोस्टरों में आकर्षक नारों और इश्तिहारी पर्चा का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी। यानी पोस्टरों में यानी जर्मनी के जो दुश्मन थे उनकी जो रटी रटाई छवि थी उनको दिखाया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था। पोस्टरों में उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। अब उनके शैतान यानी यहूदी होते थे उनके शैतान, ठीक है। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों से रूप में प्रस्तुत किया जाता था। किनको? समाजवादियों को, क्योंकि हिटलर तो क्या था? तानाशाह था। तो जो समाजवादी और उदारवादी थे उनको कमजोर या फिर उनको भाई इन्होंने अपना पथभ्रष्ट कर दिया है उसके रूप में उनको दिखाया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर यानी किनको? इन समाजवादियों को और उदारवादियों को क्या कहा जाता था? विदेशी एजेंट हैं। विदेशी एजेंट कहकर उनको बदनाम किया जाता था। यानी मीडिया में इस प्रकार से यानी जर्मन के जो यानी कहने का मतलब जो जर्मनी में जो नाज़ी लोग हैं जो या हिटलर है उसके द्वारा यानी उदारवादियों को और जो समाजवादी है उनको क्या कहा जाता था? यानी विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब कि यहाँ से देखना कि जो प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत यानी जो फिल्में दिखाई जाती थी उसमें भी यानी यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने वाली फिल्में ही दिखाई जाती थी कि जिससे ये पता चले कि यहूदियों ने जर्मनी पर किस प्रकार से अत्याचार किया था। समझ गए? यानी प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर यानी जोर दिया जाता था। द एटर्नल जू यानी ये कोई फिल्म का नाम है, ये द एटर्नल जू यानी अक्षय यहूदी इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया गया जाता था। देखो ध्यान देना कि जो यहूदियों को इसमें खास छवियों में क्या किया गया था यानी पेश किया जाता है। तो अगर बात की जाए तो उन्हें यानी दाढ़ी बढ़ाया हुआ और चोगा पहने दिखाया जाता था। किनको? यहूदियों को, ठीक है। जबकि ऐसे नहीं थे, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना यानी असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुले मिले हुए थे। उन्हें बहुत काफ़ी समानताएं थी। उन्हें केंचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। किनको? यहूदी लोगों को। समझ गए? उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरी जीवों से की जाती थी। समझ गए? नाज़ीवाद ने लोगों के दिलों और दिमाग पर इस प्रकार का गहरा असर डाला कि उनकी भावनाओं को भड़काकर और उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। समझ गए? इसी अभियान से नाज़ीवाद का यानी सामाजिक आधार पैदा हुआ। यानी यही इसी से इनका एक सामाजिक जो आधार है वो पैदा हुआ। अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि नाज़ियों ने आबादी के सभी हिस्सों को, जो आबादी के जितने भी जो हिस्से थे उनको आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। यानी समझ गए? सभी हिस्सों को यानी अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। किन्होंने? नाज़ियों ने। जो जहाँ जहाँ आबादी थी पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नाज़ियों ने यानी इस बात का एहसास कराया
कि उनकी समस्याओं का हल सिर्फ क्या है, नाज़ी ही हो सकते हैं, कि वो ही ये नाज़ी ही उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब कि ये देखो, ये एक यानी यहूदियों पर हमला करता एक यानी नाज़ी पोस्ट है ये, समझ गए। इसमें क्या दिखाया गया है कि इस चित्र के नीचे कुछ पंक्तियां हैं, क्या लिखी हैं कि पैसा ही यहूदी का भगवान है। पैसा ही क्या है, यहूदी, किसका, यहूदी का भगवान है। पैसे के लिए वह भयानक अपराध करता है, वह तब तक चैन से नहीं बैठता है जब तक कि नोटों से भरे बोरे पर न बैठ जाए, समझ गए, यानी जब तक कि वह पैसे का राजा न हो जाए। यानी यहूदियों पर हमला करता हुआ एक नाज़ी यानी पोस्टर, यानी यहाँ पर यह दिखाया गया है कि जो यहूदी है वो पैसे को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी में किसान यानी जर्मन किसान तुम सिर्फ हिटलर के हो। क्यों, ध्यान देना कि जर्मन किसान कि तुम सिर्फ किसके हो, हिटलर के हो। क्यों हो, देखो आज यानी जर्मन किसान दो भयानक यानी पार्टों के बीच पिस रहा है। जर्मन का देखो यहाँ पे जो किसानों की दशा है, किसान लोग, किसान वर्ग, ये जर्मन का जो किसान है वो बोलता है कि जर्मन किसान है वो दो भयानक पार्टों के बीच पिस रहा है, ठीक है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था का यानी बड़े पूंजीवाद का है, ठीक है। दूसरा खतरा यानी बोल्शेविक की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है, ठीक है। दो पार्टों के बीच में फंस गया है, एक तो पूंजीवादी यानी अर्थव्यवस्था जो अमेरिका अर्थव्यवस्था है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, और एक दूसरी जो मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था यानी बोल्शेविज्म, ठीक है। यानी पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं। कौन से विचारों से जन्मे, दोनों का जन्म यहूदी विचारों से ही हुआ है और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है, कौन बचा सकता है, केवल राष्ट्रीय समाजवाद, सिर्फ और सिर्फ केवल राष्ट्रीय समाजवाद ही इसको यानी बचा सकता है। 1932 में एक छपे हुए नाज़ी पर्चे से ये जानकारी यानी मिली है, समझ गए। यानी ये दोनों जो विचारधारा है कौन कौन सी, यानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था और ये जो दूसरी है जो बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यानी यहूदी विचारों से जन्मे। किन से विचारों से जन्मे, यहूदी विचारों से। तो ये बोला है कि जर्मन जो किसान है तुम सिर्फ हिटलर के हो, क्या किसके हो, सिर्फ और सिर्फ हिटलर के हो। अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब कि ये देखो, ये एक 20 के दशक का एक नाज़ी पोस्टर है। यहाँ पे देखो प्रचार करने के लिए हम पोस्टर का सहारा लेते हैं, लेते नहीं लेते, स्लोगन का लेते हैं, पोस्टरों का सहारा लेते हैं। तो ये भी यानी एक पोस्टर का सहारा लिया हुआ है, यानी 20 के दशक का एक नाज़ी पोस्टर है। यानी उस समय चुनाव हुए थे तो इसमें हिटलर को अग्रिम मोर्चे पर क्या दिखाया गया है कि युद्धरत यानी युद्ध करने वाला एक सिपाही बताकर और उसे वोट देने का आह्वान किया गया है। क्या किया गया है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए। अगर हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान देना कि 1 अगस्त 1914 प्रथम विश्व युद्ध शुरू, 9 नवंबर 1918 जर्मनी ने घुटने टेक दिए और युद्ध समाप्त हो गया, पहला विश्व युद्ध। 9 नवंबर और 1918 यानी वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान। गणराज्य है यहाँ पे देखो वाइमर, समझ गए। 1918 में जर्मनी में वाइमर गणराज्य की ऐलान हो गया था। 28 जून और 1919 यानी 19 को वारसाई की संधि हुई थी। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको याद रखना जरूरी है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बनता है, 30 जनवरी 1933 को। जर्मनी यानी 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड में घुसना और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करना, ये 1 सितंबर 1939। 22 जून 1941 को जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती हैं। 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो जाता है। ओके, सर्वनाश जो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ता है। यानी दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका का आगमन यानी कब होता है,
8 दिसंबर और 1941 को। 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौजें यानी ऑस्विट्स को मुक्त कराती हैं। 8 मई और 1945 को यूरोप में जो मित्र राष्ट्र हैं, जैसे आपका जर्मनी, वो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, आपकी सोवियत संघ यानी रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ये मित्र राष्ट्रों की यानी विजय हो जाती है। समझ गए? यानी मित्र राष्ट्रों की विजय। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट स्टेट्स है। तो यानी ये जो अपना चैप्टर है वो एक अंतिम यानी ये अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहा है। शायद इसकी 1 या 2 क्लासें और होगी। समझ गए? तो अब आगे देखो क्या होता है हिटलर के साथ। ठीक है, तो आगे की क्लास में देखते हैं कि किस प्रकार से अब हिटलर का यानी खात्मा होता है, या हिटलर अपने आप को यानी सुसाइड क्यों करता है। इसमें हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत।